सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे और एक नया रिवीजन सीरीज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये सैम्पल क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, गिव रीजन व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। क्वेश्चन में दिया है कि कोई आपने तो लेज कुरकुरे खाया होगा। मान लीजिए ये कोई लेज की पैकेट है, इसके अंदर ऐसे चिप्स प्रेजेंट है। सो जब कंपनी वाले ये फूड पैकेट को बनाते हैं तो वो लोग इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को क्यों डालते हैं? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? देखो, ये जो लेस कुरकुरे होता है ये बहुत ही ऑयली होता है, बहुत ही ऑयली है। सो ये ऑयली फूड अगर ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आया तो ये रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे ये फूड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये फूड ख़राब ना हो इसीलिए ये फैट इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो सके। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2, on which factor does the color of scattered white light depend? लाइट की जो स्कैटरिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? और इसका जो आंसर होगा दैट इज़ पार्टिकल साइज। स्कैटरिंग आपके पार्टिकल के साइज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज? अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है? देखो, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है इट इज़ ए सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड सो ऑन। ऐसे हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बढ़ती हुई जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पे 6। सो एक कार्बन था, एक बढ़ गया, 2 हो गया, 4 हाइड्रोजन थे, 2 बढ़ गए, 6 हो गए। तो जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे तो वैसे वैसे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐसे बढ़ती हुई जाएंगी। तो इसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड which are of extreme use to ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में हम गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सो गोल्ड शाइन करता है, गोल्ड बहुत ही माल्येबल होता है, ठीक है, और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक? हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर, ये हमारा स्टोमक है, हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है?
जब हम खाते हैं तो हमारे खाने में कुछ माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स जब हमारे स्टोमक के अंदर जाएंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उनको मारने में हमारे बहुत मदद करेगा। और उसके साथ साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, वेयर डज इट अकर इन अ ह्यूमन फीमेल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे हम उसे ही कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट सवाल में ये दिया था कि फीमेल के बॉडी में, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, और इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मिक्चुरेशन। ये मिक्चुरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। यूरेथ्रा के थ्रू ह्यूमन बॉडी से यूरिन पास आउट होता है। जो यूरिन है वो पास आउट करता है, इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं मिक्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये तो दो ही लिविंग है ना, सो दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या है? देखो, प्लांट, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, इसे ही हम कहते हैं फूड चेन। नेचर में क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है फॉर फूड। अभी जैसे ये ग्रास होपर है, जो ग्रास होपर है आपका, ये खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जो फ्रॉग है वो अपने खाने के लिए ग्रास होपर के ऊपर डिपेंड करता है, और स्नेक खाने के लिए फ्रॉग के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement is true about the gas? सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक जलती हुई कैंडल हम कार्बन डाइऑक्साइड के पास लाएंगे तो वो कैंडल जो होगी वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आग बुझाने की होती है। यहाँ पे जो कैंडल है वो बुझ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास या फिर ये रिएक्शन में
जो गैस बना वो गैस और कोई नहीं था, वो था आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए थे और इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखो, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको देता है कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम सही। नेक्स्ट ऑप्शन में देता है इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर। जलती हुई माचिस की तिल्ली को ये बुझाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन 3, इट डिजॉल्व्स इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। सो ये भी सही होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। सो एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे ना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद ऑप्शन 4, इट हैज ए पंजेंट ओडर। मतलब इसके पास कोई स्मेल होती है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पास कोई स्मेल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। Which of the following properties of aluminum are responsible for the same? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम करते हैं कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए। तो इनमें से कौन से कारण हैं जिसके वजह से हम एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन 1, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये तो गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा कुकिंग में तो हमें तो झटका लग जाएगा, हम खाना क्या बनाएंगे। ऑप्शन 3, डक्टिलिटी। डक्टाइल तो होता है मगर उतना भी नहीं, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स बहुत गर्म होते हैं। अगर एल्यूमिनियम डक्टाइल होता तो ये जल्दी पिघल जाता, लेकिन इसी केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन 4, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, इसीलिए तो हम उस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से कुकिंग कर पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 एंड 4 इज करेक्ट। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a student determines the focal length of a device X by focusing the image of a distance object on a screen placed 20 centimeter from the device on the same side. सो यहाँ पे कोई बच्चा है जिसने एक इमेज को बनाया। ये कोई मिरर है या फिर लेंस है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर सवाल में दिया है, स्टूडेंट determines the focal length of a device by focusing the image of a distant object on a screen placed 20 cm from the device on the same side of the object। मतलब ये आपका मिरर भी हो सकता है या फिर लेंस भी हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, आपका जो स्क्रीन है, ये आपका कोई स्क्रीन है, मान लीजिए दिस इज योर स्क्रीन, ये स्क्रीन भी आपका उसी डायरेक्शन में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है। दिस इज मिरर, मिरर के फ्रंट में होता है स्क्रीन। और अगर लेंस होगा तो लेंस के बैक में होगा। लेंस के पीछे हमेशा स्क्रीन रहता है, लेकिन मिरर के सामने। तो यहाँ पर सामने की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो आपका स्क्रीन है वो मिरर के सामने है। और आपको इमेज भी मिला, आपको इमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो मिरर का इस्तेमाल किया वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं मिलता। सो डेफिनेटली जो आपका मिरर होगा दैट इज कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव। एकदम क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident? Which of the following can make parallel beam of light when light from a point source is incident on it? तो इसका जो आंसर होगा उसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, ये मान लो कोई कॉनकेव मिरर है। अगर लाइट रे ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर फोकस से कोई रे पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी पैरेलल। तो यहाँ पर हमसे पूछा था रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पैरेलल जाएगी, ठीक है। और इसका दूसरा भी आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू अगर पास करेगी तो ये नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अगर फोकस के थ्रू, दिस इज फोकस, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू पास करती है, ठीक है, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू पास करेगी तो डेफिनेटली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजरेगी। तो यहाँ पर हमें सवाल में यही पूछा था।